हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB फर्स्ट ईयर। देखो, मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में इसलिए बोलता हूं कि आपको तुरंत पता चल जाए, है ना। और सेम है हमारा फर्स्ट, और जो पेपर है हमारा ज्यूरिस फर्स्ट का एक क्वेश्चन होता है जस्टिस होम यथार्थवाद। तो इसको हम आपको कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, हमारे 10 नंबर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है ना। कभी कभा 20 नंबर में आता है, नहीं तो ज़्यादातर ये 10 नंबर में और 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। तो ये लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप देखो वीडियो देख रहे हो, व्यूज आ रहे हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। जब भी कोई वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चलेगा। और मैं आपके लिए नई नई वीडियो बना रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपलोड भी कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पेपरों से पहले जिसके आपके पेपर हैं, स्कीम मेरे पास है, उन पेपरों से पहले आपका मैं मटेरियल 1-2 दिन पहले तैयार करा दूं, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कराइएगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम नहीं लें। और आपसे इतनी एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी किसी क्वेश्चन को आप पढ़ो 2 से 3 टाइम आपको रीड करना है। कितना? 2 से 3 टाइम रीड करना है, नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने के बाद देखो 2 से 3 टाइम सिर्फ कहानी की तरह पढ़ना है, सुनना है कि ये कह क्या रहा है। उसके बाद फिर इसके नोट्स बनाओ, फिर इसे याद करो। सभी बच्चे कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, ज्यूरिस्प्रूडेंस टफ है। भाई टफ नहीं है, तुम्हारा तरीका गलत है। देखो मैं भी तो करा रहा हूं आपको, मुझे टफ क्यों नहीं लग रही? रीजन क्या है कि मैं पहले जिस क्वेश्चन को करा रहा होता हूं, पहले तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ता हूं, फिर क्वेश्चन के आंसर को 2 से 3 बार पढ़ता हूं। मैं 2 से 3 बार पढ़ने के बाद फिर मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करके जब आगे को बढ़ता हूं, तो मेरा 60% तभी कवर हो गया होता है जब मैं याद करता हूं और नोट्स बनाता हूं। फिर थोड़ा सा सहारा चाहिए याद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है। और जब हम इसे याद करने के लिए बैठते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है। तो इस तरीके को आप भी अपनाओ, ठीक है ना। और जैसे ही मेरे पास एक डायरी है छोटी सी, एक डायरी अपने पास रखा करो, जो कोई इंपॉर्टेंट चीज आया करे उसे उतार लिया करो, है ना। कि जैसे 2 से 3 टाइम पढ़ना है, फिर सेकंड नंबर पे नोट्स बनाने हैं, फिर तीसरे नंबर पे 2 से 3 टाइम पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, फिर याद मोड पे जाना है, फिर 4th नंबर पे राइटिंग सेक्शन पे जाना है। जो बच्चा लिख लिख के अपने क्वेश्चन आंसरों को नहीं देखता है, वो समझ लो उसका तो पढ़ना ही बेकार है लाइफ में, ठीक है ना। जो बच्चा लिख लिख के अपने क्वेश्चनों को नहीं देखता है, तो उसको तो लॉ आज और अभी छोड़ देनी चाहिए भैया, ध्यान रखना। जो बच्चा ज्यादा रीड मोड पे और राइटिंग मोड पे रहेगा, भाई उसे लॉ तभी कामयाब कर पाएगी, नहीं तो बिल्कुल बेकार है। ज्यादा से ज्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा रीड करो, ठीक है ना। चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। अमेरिका के आधुनिक यथार्थवाद पर टिप्पणी कीजिए, होम्स। दूसरा है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है। देखो, न्यायालय वास्तव में क्या करेंगे, इससे संबंध रखने वाली पूर्वोक्तियां, ना कि उससे बढ़कर कोई सिद्धांत मेरे अनुसार कानून है। अमेरिका का आधुनिक यथार्थवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में आता है, ठीक है ना। अमेरिका में समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र की प्रकृति के साथ साथ जिस वामपंथी शाखा का जन्म हुआ, देखो यहाँ पे अगर आप कभी बीच में ये चीज भी देखो नोट्स कर लेना। जैसे मैं इस लाइन को पढ़ रहा हूं, मेरे से इसमें कोई वर्ड छूट गया, तो हम इस प्रकार का एरो बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पे हम का लिख देंगे, ठीक है। अगर इससे ज्यादा भी कोई वर्ड है तो हम यहाँ पे लिखते हुए चले जाएंगे। जो सही एग्जामिनर होगा वो पहले शाखा के इसके पढ़ के
फिर इस जन्म को पढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये होता हमारा लिखने का तरीका। और एक चीज सुन लो, आप एग्जाम लिख रहे हो, एग्जाम लिखते में आप पे कोई वर्ड कोई लाइन गलत हो गई, तो आपको इस तरह से नहीं करना है, बिल्कुल रॉन्ग तरीका है ये। हमें कैसे करना है, सिर्फ एक बार ऐसे स्वैप कर देना, सिर्फ वन टाइम। जैसे कोई गलत हो गया, सिर्फ वन टाइम ऐसे करके उसे कट कर देना है, ना कि उसे इस तरह से। ये है रॉन्ग तरीका, ठीक है। ना ही फ्लूट लगाएं, फ्लूट लगाने की कोशिश भी ना करें, सिर्फ ये वाला तरीका, ठीक है ना। पढ़ते हैं दो। अमेरिका में समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र की प्रगति के साथ साथ जिस वामपंथी शाखा का जन्म हुआ उसे यथार्थवाद कहा जाता है। देखो, अमेरिका में जिस वामपंथी शाखा का जन्म हुआ था उसी के साथ यथार्थवाद का जन्म जिस समाजवादी विधि शास्त्र की प्रगति के साथ साथ जिस वामपंथी शाखा का जन्म हुआ, जिस शाखा का जन्म हुआ था उसको यथार्थवाद कहा जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार की विचारधारा के अंतर्गत विधि शास्त्रियों ने विश्लेषणात्मक तथा समाजशास्त्रीय पद्धति के मूलभूत सिद्धांतों का एकीकरण किया है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज है भैया, ठीक है। अमेरिकी यथार्थवाद के प्रमुख प्रवर्तक, जो अमेरिका के यथार्थवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक थे, देखो, अमेरिका की आधुनिक यथार्थवादी शाखा के प्रमुख प्रवर्तकों में जॉन चिपमैन, जिसको लिखाई समझ में नहीं आती है वो वैसे समझ लेना, जॉन चिपमैन ग्रे, जॉन चिपमैन, और ये देखो एक नाम यहां पे ग्रे, जस्टिस ओलिवर ब्रैंडेल होम्स, प्रोफेसर लेवलिन तथा जस्टिस जयराम फ्रैंक आदि के नाम प्रमुख है, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट नाम है, इनको जरूर याद करना। ग्रे तथा होम्स को अमेरिकन यथार्थवाद का प्रेरणादाता माना जाता है, जो प्रेरणा देते हैं। जो ये अमेरिका का जो अमेरिकन यथार्थवाद है उसमें जो है ग्रे और होम्स को प्रेरणार्थ माना जाता है कि उनकी प्रेरणा से ही इसे बना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अमेरिकन यथार्थवाद आंदोलन का आरंभ, जो अमेरिका में जो यथार्थवाद का जो आंदोलन हुआ था, अमेरिका के प्रसिद्ध न्यायाधीश, जो अमेरिका के जज थे, प्रसिद्ध न्यायाधीश थे, जस्टिस होम्स ने यह निबंध में माना है कि जो 1897 में प्रकाशित हुआ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। होम्स की आत्मकथा के लेखक प्रोफेसर अल्बर्ट डब्ल्यू एल्स च्यूसलर है। इनका समय 1893 से 1962 है, ठीक है। यहाँ पे देखो, समझाने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे जीवनी है, इस बात को तो आप भी जानते हो, थोड़ा उनके बारे में बायोडाटा है, थोड़ा है ना। इन्होंने कहा है कि यथार्थवादी विधि विचारधारा का केंद्र बिंदु न्यायाधीश है। जो यथार्थवादी विधि है उसकी विचारधारा, जो विधि की विचारधारा जो निकल के आई है उसका जो केंद्र बिंदु है, यानी कि जो सबसे पहले लागू हुई थी, मतलब जहां से चली थी, बिंदु न्यायाधीश है। अधिनियमित कानून या तो नैतिक सिद्धांतों या मान्य अथवा ऐसे ही अन्य किसी सिद्धांत के आधार पर निर्मित होते हैं, परंतु अदालत के कटघरे में खड़ा हुआ अभियुक्त, जो अदालत के कटघरे में खड़ा है अभियुक्त, इन सिद्धांतों की जरा भी परवाह नहीं करता। वह तो केवल यह जानने का इच्छुक रहता है कि न्यायालय उसके मामले में क्या निर्णय देने जा रहा है। मतलब जो आदमी कटघरे में खड़ा है उस पर इन बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा, बस वो व्यक्ति तो बेचारा मुख बन के यह देखने की कोशिश करेगा कि अब सामने वाला न्यायाधीश क्या निर्णय देने वाला है। होम्स के अनुसार यह भविष्यवाणी की वास्तव में न्यायालय का निर्णय क्या होगा विधि कहलाती है। देखो, होम्स कहते हैं कि होम्स के अनुसार यह भविष्यवाणी की वास्तव में न्यायालय का निर्णय क्या होगा विधि कहलाती है। अगर एक बार न्यायालय ने किसी भी तरीके से निर्णय दे दिया और वो निर्णय पारित हो गया, उसी के आधार पर विधि का निर्माण होगा, वही विधि मान्य होती है। सबसे पहले न्यायालय से विधि चलती है, ठीक है ना। अगर किसी को सपोज करो किसी व्यक्ति ने
मर्डर करा, ठीक है, वो तब तक मर्डर की संख्या में नहीं आएगा जब तक कोई धारा या वो मर्डर तब तक नहीं कहलाया जाएगा जब तक न्यायाधीश उसे पारित ना कर दे कि हाँ भाई यह मर्डर की संख्या में है, ये मर्डर हुआ है, ये व्यक्ति दोषी है, तब तक उसे मर्डर घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। और किसने किया ये तभी घोषित होगा जब न्यायाधीश या न्यायालय में उसको पारित कर दिया जाए, ठीक है ना। होम्स विधि की परिवर्तनशीलता का समर्थन करते हैं। होम्स कहते हैं जो विधि है वो समय के अनुसार परिवर्तन होती रहती है और मैं उसका समर्थन करता हूं, ये होम्स कहते हैं, ठीक है ना। आगे हैं, चलो कुछ चीज है थोड़ी सी इसे और देखते हैं। नंबर 1 पे जॉन चैपमैन ग्रे 1839 से 1915 महत्व विश्लेषणात्मक शाखा के समर्थक के रूप में। इनके देखो महत्व बहुत लिखने हैं, ये नोट्स कर लेना, ये हमें लिखना है, ठीक है ना। नंबर 2 जस्टिस होम्स 1841 से 1935 यथार्थवादी आंदोलन का प्रारंभ, इनके एक निबंध 1897 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। तीसरा है इसमें ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे, ये जस्टिस होम्स के बारे में है, ये जॉन चिपमैन के बारे में था यहाँ तक, ठीक है। जस्टिस होम्स के बारे में है, इनका जो कार्यकाल था 1841 से 1935 रहा है। यथार्थवादी आंदोलन का प्रारंभ इनके एक निबंध में प्रकाशित हुआ। इन्होंने जो यथार्थवादी आंदोलन का प्रारंभ करा, इनका जो निबंध था 1897 में प्रकाशित हुआ था, उसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे, यह जस्टिस होम्स अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। होम्स की आत्मकथा के लेखक प्रोफेसर अल्बर्ट W.S. चूसलर हैं, ठीक है। जो होम्स की आत्मकथा थी उसके जो लेखक हैं प्रोफेसर अल्बर्ट W.S. चूसलर हैं, ठीक है ना। तीसरे पे कार्ल लेविलिन 1893 से 1962 का इनका समय काल है। और इसके अंदर क्या क्या है, इनकी जीवनी के इनके कार्य क्या क्या हैं देखते हैं। अमेरिका के यथार्थवादी विधिवेत्ताओं में लेविनिन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। देखो पहले तो यहाँ पर इनके नाम दे रखे हैं, ऊपर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है ना। अमेरिका के यथार्थवादी विधिवेत्ताओं में लेविनिन का नाम विशेष उल्लेखनीय है, ठीक है ना। डीन रास्को पाउंड की समाजशास्त्रीय विचारधारा की प्रतिक्रिया स्वरूप लेविनिन ने यथार्थवादी विधिशास्त्र का समर्थन किया। जो कार्ल लेविनिन थे उन्होंने डीन रास्को पाउंड की समाजशास्त्रीय विचार की धारा का समर्थन किया है, ठीक है ना। 4th नंबर पे चलते हैं। जेरोम फ्रैंक 1889 से 1957 अमेरिका के विख्यात न्यायाधीश जेरोम फ्रैंक भी विधि के यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन करते थे। देखो जो अमेरिका के एक तो थे जस्टिस होम्स, एक हैं जेरोम फ्रैंक, ये भी न्यायाधीश थे अमेरिका के। इन्होंने भी क्या करा, यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन किया। फ्रैंक ने प्रोफेसर लेविनिन की गणना इस श्रेणी के यथार्थवादी में की है। फ्रैंक ने प्रोफेसर लेविनिन की गणना इस श्रेणी के यथार्थवादी में की है। किस श्रेणी के? 1884 से 1957 वाले काल में इनकी क्या की है, गणना की है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन जस्टिस होम यथार्थवाद। हमारा जब भी पेपर आएगा जस्टिस होम्स यथार्थवाद आएगा या अमेरिका के आधुनिक यथार्थवाद पर टिप्पणी कीजिए होम्स, ठीक है। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे पेपरों में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको एक बात और बता रहा हूं, व्यूज आ रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो और कमेंट करके बताओ आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है ना, जिससे हम थोड़ा मोटिवेट हों और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा और वीडियो बना कर लाए, है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।